बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसकी जमानत होगी जब्त, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महासंग्राम देखिए सी न्यूज भारत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। केसरिया प्रखंड के डेकहा पंचायत स्थित रविंद्र कुमार बेरवार, जो आरएसवीपी से विधानसभा चुनाव की अखाड़ा में अपनी जान लगा दी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है, हमारी पार्टी की एक अलग पहचान है। उन्होंने बताया कि हमारे चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना। हालांकि उन्होंने पत्रकार के एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव जीतने के बाद हमारी पार्टी सबसे पहले बिहार में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी तथा खेल प्रेमियों के लिए एक बेहतर व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण कर खेल प्रेमियों को उसके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। सुनिए खुद ये पूरी वार्ता उनकी जुबानी। मोतिहारी पूर्वी चंपारण से मैं सतीश मिश्रा। आज केसरिया विधानसभा क्षेत्र से श्री रविंद्र कुमार सिंह, जो यहाँ के भाई उम्मीदवार हैं और जनता का सपोर्ट भी इनको मिल रहा है, और युवा वर्ग के जो भी वोटर हैं वो सभी वोटर के लिए शायद लगता है इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार अभी केसरिया में नहीं आ पाया है। और युवा वर्ग चाहती है तरक्की, और जब तरक्की होगी तो उसके लिए उम्मीदवार भी अच्छा चाहिए, अच्छे सोच वाला चाहिए, शिक्षित उम्मीदवार चाहिए। ये नहीं जो बोलना कुछ और बोल देना कुछ और है। और सबसे बड़ी बात है, ये अपने पार्टी से सीएम के उम्मीदवार भी हैं और हम मिलते हैं और इनसे कुछ जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या क्या है। और सुनने में मिला है, कुछ वोटरों से हमको बात हुई है तो सुनने में मिला कि ये सबसे बड़ी बात है रोजगार और विकास, और रोजगार और विकास पर कोई अभी तक क्षेत्रीय नेता ध्यान नहीं दिया है। और नहीं देने का कारण है कि अभी वोटर क्षुब्ध हैं, जो भी पहले से जीते हुए कैंडिडेट हैं या जो अभी सरकार में हैं उससे क्षुब्ध है वोटर, और वोटर नया चेहरा खोज रही है। उस नए चेहरे में मिला रहे हैं हम रविंद्र कुमार सिंह से। और आइए जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? रविंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आपका निवासी कहाँ के हैं आप? यही केसरिया मतलब ढेकहा मजरिया के निवासी। अच्छा, आप ढेकहा मजरिया के निवासी हैं। आप इलेक्शन में आप आ रहे हैं विधानसभा इलेक्शन लड़ने? बिल्कुल बिल्कुल, केसरिया विधानसभा से अपनी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार जरूर हूँ मैं। सर, अभी जो भी है केसरिया विधानसभा क्षेत्र में पहले जो भी 5-5 साल जीतकर आते हैं लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ के जनता बहुत त्रस्त है, और जैसे आज हमको जनता से ही जानकारी कुछ जगह कुछ गांव में हुआ आपके बारे में, तो मैं आपके पास आया हूँ। तो आपका मुद्दा क्या क्या है इसमें? देखिए, बहुत सारे मुद्दों का एक मुद्दा है और बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान है, वो है आर्थिक आज़ादी। सारे मुद्दे घूम फिर के एक ही जगह पे जाके अटक जा रहे हैं, और वो है आर्थिक आज़ादी। हमें अभी तक हर लेवल पे नहीं मिल पाई है। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो टॉप के लेवल थे, जो क्रीमी लेयर है, वो इतना आगे बढ़ गया है जिसका कि कोई मापदंड नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन जो नीचे वाला तबका है वो नीचे होता गया है, जो गरीब है वो और गरीब हो गया है, अमीर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आर्थिक आज़ादी जब तक हम हर आदमी को नहीं दे पाएंगे तब तक एक्चुअली सही रूप से हम लोग आज़ाद नहीं हैं। तो हम लोगों का मुद्दा मेन है कि हम किस तरह से आर्थिक आज़ादी अपने हर आदमी को दे दें। और है कि ये जब भी हर साल कुछ ना कुछ नए खिलाड़ी निकलते हैं केसरिया विधानसभा से, और अभी तक केसरिया विधानसभा में कहीं खेलने की सही मैदान नहीं है और ना कोई स्टेडियम है, जिसके लिए बच्चे लोग मांग रहे हैं। यहाँ के युवा वर्ग स्टेडियम का मांग कर रहे हैं। तो क्या आप इस मांग से सक्षम हैं क्या? मैं इससे अच्छा मांग मेरे लिए कोई हो नहीं सकता है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ
मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था। तीनों एक अच्छे लेवल पे मैं खेल चुका हूँ, इसलिए स्पोर्ट्स से अच्छा कोई अच्छी चीज़ मेरे लिए नहीं है अपने आप को फिट रखने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जब सारे लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे तो पूरा का पूरा प्रदेश और पूरे लोग जो है वो स्वस्थ रहेंगे। लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे तो पूरा का पूरा प्रदेश और पूरे लोग जो है वो स्वस्थ रहेंगे। स्पोर्ट्स खेलना अपने आप में एक स्वस्थ रहने का सबसे सुंदर और अच्छा तरीका है, इसलिए इसके लिए तो मैं अपनी तरफ से भी प्रयास करूंगा जितना हो सकता है मेरे से। सर, बहुत खुशी की बात है जो आप आजकल के युवा के मन के बात और उनका जो मांग है उनके सपोर्ट में आप बोल रहे हैं। और ऐसे युवा वर्ग में भी जैसे आज कुछ नुक्कड़ सभा हम लोग किए, वहाँ पर पता चला आपका नाम वहाँ पर चर्चा में आया, तो बहुत सारे वोटर आपसे बहुत सारे उम्मीद करके रखे हुए हैं। क्या उस उम्मीद पर खरा उतरने का आप कितना परसेंटेज आप प्रयास करेंगे? देखिए, मैं सब तरह से संतुष्ट हूँ अपने कैरियर से, अपने कमाए हुए पैसों से, अपनी सारी जिम्मेदारियों से, सब तरह से मैं निपट के मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन संतुष्ट होने अपने आप में एक गंभीर समस्या है। अगर मानो अगर संतुष्ट हो जाए एक लेवल से, कई चीज़ों से संतुष्ट होना जरूरी है, कई चीज़ों से संतुष्ट होना बिल्कुल बीमारी का कारण हो सकता है। तो मैं संतुष्ट जरूर हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ चीज़ों को लेके अपना दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं टारगेट मैंने बड़ा कर लिया है, मैंने जब बच्चों को सेटल कर दिया है, भाइयों को सेटल कर दिया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज जो है वो सेटल हो, क्योंकि दायरा बढ़ा दिया है मैंने। और ये टारगेट मैंने 15 साल का टारगेट लिया हुआ है अभी। तो शायद आजकल के किसी भी जनप्रतिनिधि का सोच नहीं है। आप जिस तरह से बोले, अपना बच्चे से लेकर अपने भाई से लेकर, यानी अपने फैमिली को सबको सेट कर चुके हैं, अब समाज को सेट करना है। तो शायद इस समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये आपके जैसे सोच वाले नेता अगर उनके पास आ रहे हैं तब तो ये उनके पास आ रहे हैं तब तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रहा बात, तब तो आप समाज का जो भी वोटर हैं, उस वोटर के से जो वादा होगा उस पर आप खरा उतरिएगा। और समाज सेट करने के बाद आज तक कोई नेता, कोई भी राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलता है कि मैं अपना सेट करके और समाज को सेट करूं। जो शब्द आपके मुंह से सुना, तो शायद आप में नेतागिरी वाला तो गुण है नहीं, आप अपने परिवार के जैसा समाज को मान रहे हैं। जी, अब ये जो भी हो, नेतागिरी का गुण भले ही नहीं हो, लेकिन बड़े कॉन्टेक्स्ट में अगर सही में लीडरशिप की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पूरे समाज को, पूरे विधानसभा को, जहाँ का भी रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको अपना गोद लिया हुआ समझे, वो क्षेत्र या पब्लिक को सारी एक एक समस्या उसको अपनी दिखनी चाहिए, तब जाके पब्लिक के लिए उसको दर्द होगा। हो उल्टा गया है एक्चुअली। अब हो कह रहे हैं कि नेता, देखिए भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हो रही है ये समझना नितांत आवश्यक है। भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहाँ से आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने लगते हैं, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री चुनेंगे तो प्रधानमंत्री के पार्टी के टिकट का एक प्रीमियम अटैच हो जाता है और वो प्रीमियम जो है वो भ्रष्टाचार की शुरुआत करा देता है। अब कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आप पैसे से टिकट दे के उसको प्रधानमंत्री के थ्रू उसको जीत दिला देते हैं, तो वो आदमी काबिल हो या न हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जिताने के कारण आप उस आदमी को चुन ले रहे हैं। तो इससे एक भ्रष्टाचार की शुरुआत हो रही है। कोई भी आदमी ये जानता है कि अगर मैं इस पार्टी का टिकट ले लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, उसके अंदर कोई काबिलियत हो या ना हो। इसलिए पॉसिबल है कि हम लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं। अगर हम लोकल लेवल पे अपना नेता सही रूप से समझें और चुनें, हम लोकल लेवल पे अपना नेता सही रूप से समझें और चुनें, तो नेता तो सक्षम होता ही है। अगर नेता सक्षम नहीं होता है तो वो नेता की प्रॉब्लम है, जनता की प्रॉब्लम नहीं। जनता चुने सही नेता को। नेता अगर सक्षम नहीं है तो वो क्यों नेता बनता है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नेता सक्षम है तो उसका अपना फंड होता है, वो अगर अपनी बात को सक्षमता से रख दे और उसको उसके ऊपर अड़ जाए
तो किसी सरकार की मजाल नहीं है कि उसके स्कीम को रिजेक्ट कर दे, अगर वो सही तरीके से उसको धरता है, अगर उसका बेसिक इंटरेस्ट उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने में है, पैसा कमाने में नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सही सोच होनी चाहिए और सही तरीके से काम करने की पैसा छोड़ के होनी चाहिए। अच्छा सर, एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके पार्टी में कोई माने जाति धर्म इस सब का तो भेदभाव नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि मैं वेल कनेक्टेड हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कई टॉप लीडर्स से वेल कनेक्टेड हूँ और मैं किसी भी टिकट का अरेंजमेंट कर सकता था अपने लिए। लेकिन मैं जब समाज सेवा के हिसाब से यहाँ पे आ रहा हूँ तब मुझे जात पात से सख्त नफरत है। सख्त नफरत मैं जात पात और धर्म और इसमें अंतर करने वालों से रखता हूँ, क्योंकि आज जितनी पार्टियां हैं आपके बिहार में हो या भारत में हो, जितनी पार्टियां हैं सब समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट कर तहस नहस कर चुकी है। अब मैं पार्टी का नाम लूँगा, आप समझ जाएंगे कि उसके साथ दो कौन सी जातियाँ जुड़ी हुई हैं। किसी भी पार्टी का नाम ले लूँ, आप खुद नाम ले लीजिए और आप समझ जाएंगे कि बिहार में ये हालत। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जाति चाहे कोई भी हो, लेकिन सब मेरे समाज में तो मेरा फैमिली है। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर अभी भारत के अंदर या बिहार के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर अभी कोई भी पार्टी अगर ये जाति का कार्ड खेलकर अपना इलेक्शन का वोट बनाती है, ठीक है, मतलब इस तरह से ही पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है जात और धर्म के नाम पे एसेंशियली। लेकिन पब्लिक भी एक वर्ग है पब्लिक का, जो पुराना वर्ग है। अगर पब्लिक में दो सेगमेंट में डिवाइड करूँ तो जो 50 के ऊपर के लोग हैं वो हैं और 50 के नीचे के लोग वो हैं, 18 से 50 वाले। तो जो 50 के ऊपर वाले लोग हैं वो इतने पूर्वाग्रह से मतलब ग्रसित हैं या प्री कंसीव नोशन से ग्रसित हैं कि उनके लिए बिना भ्रष्टाचार के राजनीति का होना असंभव है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है, जो 50 से नीचे वाला वर्ग है 18 तक का, उसको लगता है कि जात पात की हद हो चुकी है, भ्रष्टाचार की हद हो चुकी है, इससे ज़्यादा और ख़राब हो नहीं सकता है, हमारा पीठ दीवार से लगा हुआ है, अब हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं, अब हमको बाउंस बैक करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक सी न्यूज़ के माध्यम से मैं इस साल इलेक्शन में 25 से 30 नेता का आज तक मैं इंटरव्यू ले चुका, लेकिन शायद नहीं, ये निश्चित रविंद्र कुमार सिंह के जैसा कोई नेता हमको अभी तक नहीं मिला जो इतना खुल के जवाब दे, हर मैटर पर, हर मुद्दे पर ये सहमत है। और समाज को केसरिया विधानसभा का ये बहुत ही अच्छा मौका है कि ये ऐसे नेता को चुन के हम लोग सामने लाएं और जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे नेता सक्षम है। जय हिंद, जय भारत। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा के साथ अशरफ आलम की रिपोर्ट। न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।